गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज मैं स्पेशली एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए एग्रीकल्चर 12th क्लास में जो टॉपिक है उनसे एक बिंदु लेके आया हूँ। आगामी बहुत सारे वीडियो एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए भी होंगे, तो वो ज़रूर इनको देखें। वो उनके क्लास 12th राजस्थान बोर्ड में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में उनको जेट में भी बहुत सहायता करने वाले हैं। क्लास 12th राजस्थान बोर्ड में पार्ट 3 जो है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है उनका जीवन चक्र दिया हुआ है, उनका किस तरह नियंत्रण किया जाए, उसका जीवन चक्र क्या है, वो सब दिया हुआ है। तो आइए हम उनको डिटेल से यहाँ पढ़ते हैं। आज हम पहला जो इंसेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है कातरा। पहला है कातरा, जिसे रेड हेयरी कैटरपिलर भी कहते हैं। रेड हेयरी कैटरपिलर, लाल बालों वाला कैटरपिलर। ठीक है, इसकी विशेषता ये है कि इसका जो कैटरपिलर होता है, इसका जो लार्वा होता है, उसके पूरे शरीर पर लाल भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। कैसे बाल पाए जाते हैं? लाल भूरे रंग के, इसीलिए इसे रेड हेयरी कैटरपिलर कहते हैं। नाम क्या है? कातरा। देखो, आपको ये ज़रूर याद रखना है, जितने भी मैं इंसेक्ट्स आपको पढ़ाऊँ उन सभी के वैज्ञानिक नाम और उनके गण और कुल, उनका ऑर्डर और फैमिली आपको याद करना है। किसी भी तरीके से उनको याद करना है। दिन रात आप उन्हें कागज़ पर लिखें और बार बार उनको रिपीट करते रहें, बोलते रहें, आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सीधे आपसे इंसेक्ट का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है या फिर उसकी फैमिली या उसके गण ऑर्डर के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो, कातरा जो होता है उसका गण लेपिडोप्टेरा होता है और उसका कुल जो है वो आर्क्टिडी होता है। देखो, लेपिडोप्टेरा में वो सभी इंसेक्ट आते हैं जो बटरफ्लाई जैसे, तितली और मॉथ जैसे नज़र आते हैं, वो सभी लेपिडोप्टेरा गण में आते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, लेपिडोप्टेरा में तितली और मॉथ सलभ, हिंदी में सलभ या सलथ लिखा होगा, वो तितली जैसे ही नज़र आते हैं, सलभ मॉथ भी, लेकिन उनका उदर भाग मोटा होता है, पंख पतले होते हैं। जबकि तितली में पंख ज़्यादा बड़े होते हैं, उदर भाग उनका छोटा होता है तितलियों में। तो लेपिडोप्टेरा, कातरा का जो गण है वो लेपिडोप्टेरा है और कुल आर्क्टिडी, फैमिली है आर्क्टिडी। कातरा का वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है। इसका वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मूरी है। एमसेक्टा मूरी, कातरा एमसेक्टा मूरी। बार बार आप पढ़ोगे, बार बार याद करोगे तो ये सब याद हो जाएंगे। कातरा का वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मूरी है। आइए अब इसके कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में बात करते हैं। कातरा जो है वो एक सर्वभक्षी कीट होता है, पॉलीफेगस कीट होता है। सर्वभक्षी, नाम से भी पता चल रहा है, सर्व सब कुछ, भक्षण करने वाला, खाने वाला, ऐसा कीट जो सब कुछ खाता है, यानी कि पौधे का लगभग सभी भाग ये खा सकता है। कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कुछ विशेष पत्तियां ही खाते हैं, कुछ पुष्प कुछ बीजों पर लगते हैं, लेकिन कातरा जो है वो सर्वभक्षी होता है, ये संपूर्ण भाग खा सकता है पौधे का। लेकिन ज़्यादातर ये पौधे के जो मुलायम भाग होते हैं उन्हें खाना पसंद करता है। ठीक है, ये कौन से पौधों पर ज़्यादा पाया जाता है? जिन पौधों पर पाया जाता है उन्हें उनके पोषक पौधे कहते हैं, उनके होस्ट प्लांट, पोषक पौधे कहते हैं। तो कातरा जो है खरीफ की जितनी भी फसल है उन पे लगने वाला कीट है। अभी आप इसके जीवन चक्र में समझोगे कि इनका जीवन चक्र जो है वो बरसात के समय में स्टार्ट होता है। तो बरसात के समय में कौन सी फसल लगती है? खरीफ। तो खरीफ की फसल को ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। उसके पोषक पौधे खरीफ की फसल के होते हैं। खरीफ की फसल, अब आप एग्रीकल्चर के हो तो ज़रूर याद रखोगे, खरीफ में कौन कौन से होते हैं? बाजरा, मक्का, ज्वार, ग्वार, मूंग, मोठ, ये सब खरीफ की फसल के ही पौधे हैं और इन्हीं को नुकसान पहुंचाता है कातरा। कातरा जो है अधिकतर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, पाए जाते हैं, यानी कि हमारे जो उत्तर भारत का जो हिस्सा है, जिसमें राजस्थान और उसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ कातरा अधिक मात्रा में होता है। कौन से क्षेत्रों में? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसका जो लार्वा होता है वो अधिक घातक होता है फसलों के लिए, इसका लार्वा अधिक हानिकारक होता है। तो ये हमने इसके सामान्य लक्षण देखे।
ठीक है। वैज्ञानिक नाम मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार आप जब भी जितनी बार पढ़ो उतनी बार आपको बहुत आसान लगता जाएगा। कातरा, वैज्ञानिक नाम एम्सेक्टा मूरा। आइए अब इसका जीवन चक्र जानते हैं। कातरा का जीवन चक्र, जब भी आप किसी कीट का जीवन चक्र पढ़ें तो ये तरीका बहुत आसान है, इसी तरीके से पढ़ें। जब भी आपको कातरा या किसी भी जीव का, किसी भी इंसेक्ट का जीवन चक्र पढ़ना है तो आप इस तरह चक्र बनाते हुए पढ़ें। चित्र बनाने की यहाँ फ़िलहाल समझने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कीट जो है, जितने भी कीट होते हैं उनका जीवन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। जितने भी कीट होते हैं अधिकतर के जो जीवन चक्र है वो 4 चक्रों में पूरा होता है। सबसे पहले एग या अंडा, अंडे से विकसित होता है लार्वा से फिर विकसित होता है प्यूपा एक निष्क्रिय अवस्था है, प्यूपा कोशित अवस्था भी कहते हैं हिंदी में, और प्यूपा से विकसित होता है वयस्क। कौन विकसित होता है? वयस्क। तो ये इंसेक्ट में 4 अवस्थाएं, एग अंडा, अंडे से लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से विकसित होता है वयस्क, ठीक है। लेकिन प्यूपा अवस्था सभी में हो यह आवश्यक नहीं है। प्यूपा अवस्था सभी में नहीं होती है, ये ध्यान रखना, लेकिन अधिकांश कीटों में यह होती है, ठीक है। अब समझते हैं कातरा के बारे में। कातरा का जो वयस्क होता है वो बड़े आकार का होता है, तितली जैसा बड़े आकार का, लेकिन उसके पंख जो हैं वो पेट की तुलना में, उसका जो उदर भाग है उसकी तुलना में तो छोटे होते हैं। उदर भाग ज़्यादा बड़ा होता है। अगर तितलियों और मौत को देखा जाए, शलभ को देखा जाए, तो तितली के पंख जो है उसके उदर के अनुपात में ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि सलथ जो होते हैं, मौत होते हैं, उनका उदर भाग पंखों की तुलना में ज़्यादा विकसित होता है। यहाँ अब आपके सामने एक चित्र नज़र आ रहा होगा इसके वयस्क का। इसका वयस्क का चित्र आप देखो, इस चित्र में आपको सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा होगा अधिकांश भाग, तो ठीक है। इसका अधिकांश भाग कैसा नज़र आ रहा है? सफ़ेद रंग का ही होता है। लेकिन इसके अग्र पंख के किनारे, आप इसके अग्र पंख के किनारे देखो कैसे हैं, लाल या भूरे रंग के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके वक्ष का थोड़ा सा भाग, इसका जो वक्ष वाला क्षेत्र है उसमें भी कुछ लाल भूरा नज़र आ रहा है, और उदर भाग देखो, इसका अधिकांश उदर भाग तो लाल भूरा ही नज़र आ रहा है। तो ये इसकी पहचान के लक्षण हैं। आप इसके वयस्क को कैसे पहचानोगे? अगर उसके पूरा शरीर तो लगभग सफ़ेद ही होगा, वाइट कलर का ही होगा, लेकिन उसके पंख के आगे के किनारे लाल भूरे रंग के, वक्ष का कुछ भाग लाल भूरे रंग का, और उदर जो है वो भी लाल भूरे रंग का होता है। बाकी उसके पंखों पर आपको जगह जगह जो है सफ़ेद काले भूरे रंग के बिंदु भी नज़र आएंगे, बड़े आकार का होता है। तो इस तरह आप वयस्क को पहचान सकते हो। जीवन चक्र जो है इसका, बरसात की जब पहली बारिश आती है, बरसात की जब पहली भारी बरसात जब होती है, अच्छी बरसात जब होती है, तो ये जो प्यूपा अवस्था में जो होते हैं वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं वयस्क बनकर। कब निकलेंगे ये आपको नोट करना है, कब निकलते हैं प्यूपा अवस्था से वयस्क में बनकर? जब पहली अच्छी बरसात हो उस समय ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं वयस्क बनकर, और ज़्यादातर ये रात्रि के समय ही बाहर निकलते हैं। कब निकलते हैं? रात्रि के समय ही बाहर निकलते हैं। बाहर जब निकलते हैं तो अधिकतर ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आपके घरों पर, घरों के आसपास जहाँ भी बल्ब या कोई लाइट जल रही हो तो वहाँ ज़रूर बहुत सारे कीट नज़र आते हैं। कीटों की ये विशेषता ही होती है, अधिकतर जो रात्रिचर कीट होते हैं वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, और यही तरीका कीटों के नियंत्रण में भी काम आता है। प्रकाश पास विधि, वो भी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में, प्रकाश पास विधि, जिसमें खेत के एक किनारे पर कोई बल्ब या प्रकाश जलाकर छोड़ देते हैं, जिससे खेत के अधिकतर कीट उधर आकर्षित होकर और वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। वहाँ कुछ उनको मारने वाली दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिससे वो सभी ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ वयस्क पर जो है फोकस करते हैं। वयस्क जो है पहली भारी बारिश में जो है मिट्टी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और वहाँ ये नर और मादा जो है वो मिलकर
अंडे देना प्रारंभ करते हैं। मादा जो है वहाँ पत्तियों की निचली सतह पर अंडा देना प्रारंभ करती है। वो फिर पेड़ों की या पौधों की पत्तियों पर बैठेगी और पत्तियों के निचले भाग पे, पत्तियों के अधर भाग पर अंडे जो है वो चिपका कर चली जाती है। ठीक है, ये बहुत विशेषता है, इनकी बड़ी विशेष विशेषता है कि ये पत्तियों के अधर भाग में छोटे छोटे पीले रंग के अंडे जो है वहाँ चिपका देती है। ये पोस्त के जो दाने होते हैं उनके जैसे नज़र आते हैं, छोटे छोटे पीले रंग के दाने वो पत्तियों के अधर भाग में चिपका देती है। सीधा सा है। क्या फ़ायदा होगा इसका? फ़ायदा ये है कि ये इनके जो परभक्षी है उससे बचे रहेंगे अंडे, परभक्षियों से अंडे बचे रहेंगे। ऊपरी सतह पर तो अंडे साफ नज़र आ जाएं परभक्षियों को जो इनको खाते हैं, निचली सतह पर उन्हें देखने में उन्हें कठिनाई होगी। तो पत्तियों की निचली सतह पर जो है ये पीले रंग के अंडे देकर जाती है। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 1500 अंडे देती है। ठीक है, पहली भारी बारिश में प्रकाश की ओर आकर्षित होती है, मादाएँ पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। अगली इसकी स्टेज आ गई अंडे। अंडे इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के पीले रंग के होते हैं। और मादा अपने जीवन काल में, एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 1500 अंडे देती है। अंडे के बाद में जो अंडा है वो पत्ती की निचली सतह पर लगभग 4 से 5 दिन तक रहेगा। कितने? 4 से 5 दिन में। और उसी दौरान उसमें लार्वा विकसित होता है। हमेशा ध्यान रखना, लेपिडोप्टेरन्स जो होते हैं, लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उन्हें कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर, कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 दिन में अंडे से कैटरपिलर लार्वा विकसित होते हैं। अब कैटरपिलर की क्या विशेषताएं हैं? तो देखो, आपके सामने एक चित्र आया होगा इसके कैटरपिलर लार्वे का। इसके कैटरपिलर की आप विशेषता देखो, पूरे शरीर पर लाल भूरे रंग के रोम हैं, बाल नज़र आ रहे हैं। यही इसकी पहचान है। और इसीलिए कातरा को देखो नाम क्या दिया था इसका? साधारण नाम रेड हैरी कैटरपिलर, लाल बाल वाला कैटरपिलर। ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, आप चित्र में इसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। कैटरपिलर समझ में आ गया होगा। तो इसके पूरे शरीर पर जो है लाल भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। कैसे? लाल भूरे रंग के बाल पाए जाते हैं। लार्वा का सिर भी आप चित्र में देखो, लार्वा का जो सिर है वो भी भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। लार्वा लगभग 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 40 से 50 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक है, अब लार्वा जो है लगभग 15 से 23 दिन तक लार्वा अवस्था में रहता है और फिर बाद में प्यूपा अवस्था में बदलना शुरू होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये पत्तियाँ खाता है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि लार्वा अपने इस लार्वा अवस्था में 6 बार निर्मोचन करता है। कितनी बार? 6 बार निर्मोचन, मोल्टिंग करता है। 6 बार निर्मोचन या मोल्टिंग करता है। अब प्रश्न ये आता है कि मोल्टिंग या निर्मोचन क्या है? तो हमने त्वचा वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि त्वचा का शरीर से बाहर हटना, शरीर से टूटकर निकलना निर्मोचन मोल्टिंग कहलाता है, या एक्डाइसिस भी इसे कहते हैं। तो इसी तरह से सांप में कैंचुली का हटना वो भी एक तरह का मोल्टिंग है। तो लार्वा भी यहाँ, लार्वा भी जो है अपने शरीर से उसका जो बाह्य कंकाल है उसको समय समय पर हटाते रहते हैं। और हटाते कितनी बार है? 6 बार। लार्वा अपने जीवन काल में 6 बार, यानी कि 15 से 23 दिन के अंदर वो 6 बार अपने बॉडी में निर्मोचन करता है, 6 बार अपनी त्वचा को हटाता है। 15 से 23 दिन में फिर वो प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। कौन सी अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। यहाँ इस समय वो क्या करता है कि कैटरपिलर जिस खेत में लगा हुआ है उस खेत को ये छोड़कर बाहर निकलते हैं और खेत के आसपास कोई खाली ज़मीन पड़ी हो जिसे कहते हैं प्रतिभूमि, जिसका यूज नहीं लिया गया 2-3 साल तक, जिसमें खेती नहीं की गई, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। जहाँ खेती नहीं हो रही है ऐसी भूमि में ये जाते हैं और लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में, इतनी 10 से 30 सेंटीमीटर गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाते हैं। और अब इंतज़ार करते हैं अगली भारी बारिश का। अगली भारी बारिश वही लगभग 9 से 10 महीने तक ये उसी अवस्था में रहते हैं, प्यूपा अवस्था में ही ज़मीन में। और अगले साल ही फिर ये
फिर वही चक्र इनका प्रारंभ हो जाता है, अगली भारी भारत में ये वयस्क बाहर निकलेंगे प्रकाश की ओर आकर्षित। ठीक है बच्चों, आज हमने इस तरह कातरा जो है वो पढ़ा, उसके साधारण लक्षण पढ़े, उसके वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मूरी पढ़ा, उसका जीवन चक्र हमने पढ़ा। इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इसके नियंत्रण पर होगा, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका भौतिक प्रबंधन, इसका रासायनिक प्रबंधन और इसके जैविक प्रबंधन पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, इस समय मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व में जो है त्राही त्राही हो रही है, चारों तरफ मौतों का मंजर है, लेकिन आपको हौसले नहीं हारना है, हमें जीतना है और हम जीत कर रहेंगे। हमें अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखना है, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। धन्यवाद।